नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेरा बच चुका था, आई एम सॉरी बिकॉज सुबह 6 बजे था, बट ये समय थोड़ा सही नहीं हुआ, ठीक है। कल ही लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। एंड अभी जस्ट हम लोग इस वीडियो के बाद शाम को 4 बजे लाइव आएंगे। सो आप सभी लोग आना, मोस्ट वेलकम है। एंड जो भी कन्फ्यूजन हो उसे आप लोग निधड़क पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत 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 थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला। एंड मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो जिस टाइप से मैं चाहता था उस टाइप से मेरा सब कुछ हो रहा है। एंड मैं भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड कल यही विश रहेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें एंड अच्छा परफॉर्म करें, ताकि मेरा और भी नाम हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों कल हम लोग बात कर लिए थे अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केन्स के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। एंड आज के डेट में हमको पढ़ना है क्या, पार्ट 2 ये वीडियो है। इसमें हमें पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक एंड सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें। प्लेट टेक्टोनिक, आपको मैं बता दूं कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। भूकंप जो था पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, और वो हलचल कैसे होगा, प्लेट जो पृथ्वी की एक एक परत होती है ना, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, प्लेटों से मिलकर बनी होती है। वही प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे पर लेयर वाइज होती है। अब वही जो प्लेटों में जो भी हलचलें उत्पन्न होती है, उसी से आपका भूकंप उत्पन्न होता है। सो दोस्तों उसे हम लोग प्लेट बोलेंगे। एंड मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये मेरा भूमि है। एंड इस भूमि का मान लो कि जैसे एक भूमि का खंड है बड़ा सा, ठीक है ना, उसका मतलब सब कुछ हमें पता चल रहा है कि ये उसका किनारा है, ये है, वो है, मतलब एक धरती का भूखंड। प्लेट का मतलब आप डायरेक्ट समझो यहाँ पे क्या है, भूखंड। जैसा कि आपको पता है कि भूमि में जमीन होता है, खंड में एक टुकड़ा होता है, तो जमीन के टुकड़े को भूखंड बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लेट यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक है, सबसे पहले टेक्टोनिक हम भुला देते हैं, क्या है टेक्टोनिक पता नहीं, बट प्लेट हमें समझना है। प्लेट मीन्स होता है आपका भूखंड। क्या होता है, भूखंड। सो दोस्तों भूखंड होता है प्लेट मीन्स। अब देखो यहाँ पे कि प्लेट मीन्स भूखंड हो गया, तो भूखंड एक बड़ा सा भूखंड बोला जाता है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा टुकड़ा मिट्टी का रहेगा तो उसे हम लोग प्लेट बोलेंगे, नहीं, बहुत बड़ा सा पूरा खंड। मतलब एक बोल सकते हो कि इसका 100 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है चौड़ाई, गहराई भी हो सकता है ऐसे, तो उसे हम लोग एक प्लेट बोलेंगे, ठीक है। एंड टेक्टोनिक क्या है, बात आती है टेक्टोनिक की। देखो उन प्लेटों के स्टडी अगर हम करेंगे तो उसे प्लेट टेक्टोनिक कहेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको ये आंसर में लिखना होगा कि वह शास्त्र, जियोलॉजी का वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक या एक्सटर्नल जो भी प्लेट्स हैं उनके बारे में स्टडी यानी कि अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहेंगे। सिंपल, बहुत ही आसान है। एंड ये मैं बता दूं कि पूरे जियोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर बहुत ही आसान था, सबसे छोटा सा चैप्टर था। तो संक्षिप्त में आपको वर्णन कर देना है। अब ये जो प्लेट्स हैं, जैसे मान लो एक मैं सिंपल सी प्लेट बनाता हूँ, लेयर, मान लो एक ये वाला लेयर है, एक ये वाला लेयर है, एक ये वाला लेयर है, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला। मान लो कि ये एक एक भूखंड है, पृथ्वी के क्या है, खंड है, अर्थात प्लेट्स हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, देखो प्लेट्स का मतलब, ये प्लेट तो संरचना हो गया ना, आंतरिक संरचना, भूकंप, अर्थक्वेक्स, ये सब सभी चीज़ें हैं, इनसे ही उत्पन्न होती है। ये 2 प्रकार के हुए। सबसे पहले प्राथमिक तरंग उसको बोलते हैं। प्राथमिक तरंग में इधर से इधर आपस में हलचल होगा, मतलब टकराएगा, हलचल आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे प्लेट्स हिल सकते हैं। किसके कारण, तो वायुमंडल के प्रेशर के कारण। जल इतना सारा है पृथ्वी पे, 75% जलभार के कारण। बड़े बड़े चट्टान हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहाड़ देखिएगा, कभी भी भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, पहाड़ के ऊपरी भागों पे। बहुत आप लोग मूवी देखते हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो हमारा जो भूकंप है, या भूकंप तो सिंपल में ही होता है, बट जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी पहाड़ पर ही उत्पन्न होता है, पठार पर, थोड़ा सा ऊंचाई वाले जगह पे। ऐसा क्यों, रीज़न है कि दोस्तों भार जब ये नहीं सहन कर पाता है ना, ताप दाब के कारण जब भार सहन नहीं कर पाता है, तब ये आपस में हिलने डुलने लगता है। जैसे आप देखना ध्यान से, जैसे आप लोग बचपन में पानी ढोते होगे चंपाकल से,
जो गांव वाले होंगे समझते होंगे, या बड़ा सा बोरी आपको लाद दिया गया 25-30 किलो के, अब आप ऐसे ऐसे हिलोगे चलोगे, ऐसे ऐसे हिलोगे वैसे चलोगे, मतलब शरीर भी कांप रहा है, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी वर्क आप फंक्शनली अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, ये चीज़ है। तो वैसे ही प्लेट्स पर, पहाड़ों पर ही क्यों होता है? बिकॉज पहाड़ वजन होता है और इन प्लेटों पे क्या होता है, आगे पीछे का हलचल उत्पन्न होता है, इसे प्राथमिक तरंग। सेकंड में क्या होगा, ये लंबवत ऊपर नीचे करने लगेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, इस टाइप से हलचल करेंगे, ऊपर नीचे, और एक होता है आगे पीछे ऐसे, और एक होता है कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे भूकंप केंद्र बोलते हैं, एंड उसी जगह से शुरू होकर घूमकर एक राउंड मारकर उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। एक पर कीजिए ना, एक पर, ठीक है, लगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर से ही शुरू होकर और एक के स्थान पर घूमकर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, कि जहाँ से शुरू हुआ उसी जगह पे आ गया। जैसे भूकंप पता होगा, देखते होंगे रन आया, एक के जगह पे आकर शांत हो जाता है, ऐसा भी तो होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप दैट ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। एंड सेकंड है पर्वतों की उत्पत्ति कैसी होती है, मतलब कैसे होती है। तो देखिए पर्वतों की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तो आप लोग पहले तो आपके मन में ये ख्याल ही नहीं आता होगा कि जो हमारे आसपास पहाड़ होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, सारा कुछ क्या चीज़ है, क्या फंडा है, कोई पता नहीं है। क्योंकि सोचना पहले चाहिए, कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ तो अलग चीज़ है। देखिए पहाड़, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा कि कल हम बताए थे पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि जो भी चीज़ हैं जो पृथ्वी के अंदर जाती है, तो जो सूर्य का टेम्परेचर है तो पृथ्वी गर्म भी होती है, एंड जो चीज़ अंदर में प्रेशर अर्थात दाब बनता है तो वो चीज़ आपका चेंज होता है किस चीज़ में, मैग्मा के रूप में। एंड ये मैग्मा जब अचानक से फटता है, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और मैग्मा यहाँ पे बना हुआ है इतना चौड़ा में, और जब अचानक से फटेगा तो क्या करेगा, धरती को फाड़ते हुए जब निकलेगा कहाँ पे, ऊपर, तो यहाँ पर तो आग फेंकेगा ही फेंकेगा, बिकॉज मैग्मा जो होता है आग का ही दूसरा रूप होता है। तो ये फटेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी आ गया, ठीक है। अब ज्वालामुखी तो आ गया, लेकिन अब देखिएगा ज्वालामुखी का मैं दूसरा रूप दिखाता हूँ कि मान लीजिए इतना पर से इधर धरती था, इतना पर से लगभग फाड़ा और ऊपर चला गया इस टाइप से। और कभी भी जो ज्वालामुखी होता है ना, शंक्वाकार आपको दिखेगा ऐसे, और ऊपर में जाकर ऐसे आग दिखता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि यहाँ से जो यहाँ मान लीजिए बना तो धरती को फाड़ा, तो धरती को फाड़ने के बाद जितने भी इस बीच में सेल संस्तर होंगे, सेल संस्तर मीन्स क्या होता है, सेलों की परत, जितने भी खनिज होंगे, ठीक है, जितने भी छोटे बड़े टुकड़े होंगे, और आग के साथ सभी चीज़ जाएंगे ऊपर। तो भूकंप यहाँ से भी उत्पन्न हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जब फटेगा तो धक्का लगेगा जोरों का इस पृथ्वी पे। तो जब धक्का लगेगा तो पृथ्वी में क्या होगा, कंपन एहसास हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, भूकंप आया। बट अब हमारा सवाल क्या था, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जैसे ये अचानक से फटता है तो यहाँ से फाटा तो जितना भी चीज़ इतना डीप वाला ऊपर चीज़ गया तो सब अंदर थोड़े ना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब ऊपर गया तो ऊपर रहा, ऊपर ही हो जाएगा। अब देखिएगा सब ऊपर रह गया तो पहाड़ जैसा इसका संरचना बन जाता है। अब आपके मन में ये डाउट है कि सर पहाड़ ऐसे ऐसे भी तो होता है, ऐसे ऐसे भी तो होता है। हाँ, ऐसी पहाड़ की हम बातें कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ज्वालामुखी निकला। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी ऊपरी भाग वो ज्वालामुखी का पार्ट नहीं होता है, निचली भाग होता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से फटा है तो यहाँ पर मान लीजिए इतना ऊंचा ये पहले से होगा। अब क्या हुआ कि जो जितना गड्ढा था उतना जितना भर सकता है उतना भरेगा, तो ये चीज़ आकर नीचे आकर दब जाता है, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। तो पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, भूकंप आने से और ज्वालामुखी का उद्गार से। मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ज्वालामुखी के उद्गार से, और उसके चलते भूकंप का भी एक रीजन बन जाता है। तो ऐसे पर्वतों के निर्माण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है। आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा पर मानव का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे सुनामी कहाँ पे उठता है, समुद्र महासागरों में। उसके बाद भूकंप, भूकंप को क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। भूकंप के बारे में हम बातें नहीं करेंगे बिकॉज इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी अभी जस्ट हम आपको बता दिए। प्रदूषण आप सभी को पता है, प्रदूषण नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सुनामी, सुनामी क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर भूकंप होता है। भूकंप का अर्थ पहले समझिए, भू मीन्स धरती होता है, कंप मतलब कि धरती कंपन करेगा तब उसे भूकंप बोलेंगे। और अगर पानी सबसे ज़्यादा
पृथ्वी पर 2 पार्ट हैं, 25% आपका है क्या स्थल हैं, तो स्थल पर अगर कंपन होगा तो उसे हम लोग भूकंप बोलेंगे। एंड 75% जल है, तो अगर जल में कंपन होगा अर्थात बड़े बड़े सागरों महासागरों में कंपन होगा, यानी कि ऐसे हिलोर मारेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, वो भी एक प्रकार का तरंग होता है, उसे दोस्तों हम लोग सुनामी बोलते हैं, भूकंप नहीं बोलेंगे। ठीक है, पानी में जैसे ही ये सब उत्पन्न हुआ तो उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। एंड ध्यान दो यहाँ पे कि कभी भी समुद्र में सुनामी उत्पन्न होता है तो उसके आसपास उसके आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत भयानक भूकंप आता है। ठीक है ना, बहुत भयानक, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना होता है कि मिट्टी को हिला देगा। एंड ये भी रीजन हो सकता है कि बड़े से पहाड़ है, भूकंप के कारण बड़ा सा चट्टान नीचे गिर गया, बड़ा सा सीला गिर गया, तो धरती को फाड़ भी सकता है। ठीक है, उस धरती को भी फाड़ सकता है। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो प्राकृतिक आपदा आप सभी को पता है, बिकॉज आप सभी लोग बायोलॉजी वाले ही जियोलॉजी मोस्टली लेते हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक आपदा। प्रदूषण के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए कि पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा तो वो प्रदूषण होता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है ना, और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जल प्रदूषण हो गया, तो ये सब के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, मोस्टली आपका इसमें जो पूछेगा वो वाला पूछेगा वायु प्रदूषण वाला। ठीक है ना, वायु प्रदूषण इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में। बताइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में बताइए। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसा हुआ है कि अचानक से, अच्छा इसको हटाते हैं, एक टॉपिक आप समझो। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन। एंड बोला गया था कि 29 मार्च 2020 को पृथ्वी से कुछ चीज़ टकराने वाला है। ठीक है, तो पृथ्वी से कोई चीज़ टकराने वाला है जिसके कारण ये दुनिया खत्म हो सकती है, मतलब पृथ्वी भी खत्म हो सकती है। तो इससे काफ़ी सारे पृथ्वी वाले लोग डर गए थे। लेकिन हमारा यहाँ पे आप लोग सोचते ही नहीं हो कि जो वो चीज़ जो ऊपर से गिरने वाला था उसका नॉलेज हमें किसने दिया। क्या यहाँ से हम लोग देखने तो नहीं गए थे कि क्या टकराने वाला है क्या नहीं, उसका नॉलेज पहले किसने दिया। तो उसका नॉलेज हमें कौन देता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मतलब है कि नेशनल लेवल पर आपदा से संबंधित सारा कुछ सुविधाएं एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आने वाले जाने वाले सभी चीज़ों का नॉलेज कौन देगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन देता है। कंप्लीट, आई होप दैट ये भी कंप्लीट हुआ होगा। एंड अब हम लोग बात आते हैं अपने पॉइंट पे कि अगर कोई, मान लीजिए हम लोग सभी के मोबाइल में मौसम का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, वो आपका अपडेटेड रहता है किससे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से, कि कब पानी होगा, कब बादल करेगा, कितने दिन तक होगा, ये सब चीज़ें बताती है। तो ये सब कनेक्टेड किससे होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से दोस्तों। एंड नेक्स्ट हमारा है इसके बारे में आप जोड़ जोड़ कर लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद खनिज विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, खनिज विज्ञान किसे कहते हैं। अब बताइए खनिज किसे कहते हैं, सभी को पता है कि खनिजों से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं, खनिज विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में मिनरलॉजी भी शायद कहते हैं, ठीक है ना, मिनरलॉजी बोल देंगे। तो यहाँ पे आप समझो, खनिज विज्ञान के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से जीवाश्मों के बारे में पढ़ना होता है, एक से एक जो भी तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के अंदर से प्राकृतिक रूप से खनिज पाए जाते हैं, उनके मतलब उन सभी के बारे में हमें पढ़ना होता है। यानी जो खनिज होता है ना, एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट है कि भूकंप उत्पन्न होगा तो जो खनिज पृथ्वी के अंदर में है, यानी कि जिस तक हमारा जो है हम लोग नहीं जा सकते हैं, खनन जो भी प्रवेदन जो भी विधि है उसके द्वारा नहीं जा सकते हैं, भूकंप के द्वारा वो खनिज ऊपर आ सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो खनिज विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका पूछेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कभी भी 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, 8 से 14 के बीच में ये क्वेश्चन पूछेगा। एंड 1 मार्क्स में पूछेगा, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछेगा, तो उसमें आपको डायरेक्ट लिखना है खनिजों से संबंधित शाखा को खनिज विज्ञान कहते हैं। कंप्लीट, चलिए इतना सही है। एंड यहाँ पे देखिए, अब इसी से संबंधित खनिज विज्ञान से ही संबंधित एक क्वेश्चन है, तत्व क्या है, तत्व क्या है पूछ देगा 1 नंबर में, तत्व क्या है, क्या बोलिएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जो भी हो। ठीक है, आप सभी को पता है कितने तत्व हैं,
परमाणु संख्या क्या होती है, नहीं सॉरी, परमाणु संरचना क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए परमाणुओं की संरचना की परमाणु कैसे मिलकर बनी होती है, कैसे बनती है वो चीज़। तो एक परमाणु में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं एंड इस पे दोस्तों माइनस चार्ज पाया जाता है, अर्थात ऋण आवेशित ये कण होते हैं। ये सभी कण परमाणु संरचना, मतलब एक परमाणु, ये तीनों कण मिलकर एक परमाणु का निर्माण करती है। समझ में आ गया। एक कन्फ्यूजन, परमाणु क्या है और अणु क्या है। कितने लोग पूछेंगे ना परमाणु छोटा है या अणु बड़ा है, अरे सॉरी उल्टा पूछ दिया, ये चीज़ पूछते हैं परमाणु छोटा या अणु छोटा। तो सब लोग बोल देते हैं परमाणु 4 अक्षर का है तो परमाणु को बड़ा करके अणु को छोटा कर देते हैं, ऐसा नहीं। परम प्लस अणु, परमाणु, परम मीन्स अत्यंत, अणु मीन्स छोटा सा टुकड़ा, अत्यंत छोटा सा टुकड़ा को परमाणु बोलेंगे एंड अणु एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब उसे हम लोग आँख से भी देख सकते हैं, परमाणु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है ये सब तो जान गए, बट इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज पाया जाएगा, आपको इसे कंप्लीट रखना है, माइनस चार्ज यानी कि ऋण आवेशित। और दोस्तों प्रोटॉन जो होता है ना धन आवेशित, अर्थात इनमें प्लस चार्ज पाया जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन न्यूट्रल, जैसे बाइक चलाता है ना, एक गियर डालेंगे आगे बढ़ेगा, एक गियर डालेंगे तो पीछे नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब रिवर्स गियर डालते हैं तो पीछे आता है, तो वो चीज़ नहीं। न्यूट्रल मतलब कोई प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं, ये चीज़ परमाणु संरचना बनाती है। दोस्तों अणु की बात करें, एक क्वेश्चन हम छोड़ें यहाँ पे, परमाणु संरचना नेक्स्ट आप लोग ऐड कर लेना। अणु क्या है, तो आप सभी को पता है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने, मतलब क्या होता है कि परमाणु अणु परमाणु से बड़े होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। शॉर्टकट में 1 मार्क्स का ही ये पूछेगा, 1 या 2 मार्क्स जो भी है। एंड यौगिक क्या है, यौगिक 2 या 2 से, ठीक है, 2 या 2 से शुद्ध पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को यौगिक कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, हमारे पास तत्व है या तो परमाणु है, इन सभी से मिलकर ही अगर मतलब समांगी मिश्रण हो जाए तो उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे H2O, जैसे H2O, सर ये चल नहीं रहा है, इसमें इंक है सर जी, हाँ तो वो मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यौगिक के बारे में। तो H2O आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तत्व हैं, ठीक है, एंड इनसे जो शुद्ध पदार्थ मिलकर बनता है उसे हम लोग H2O अर्थात जल कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। भूकंप से होने वाली हानि का वर्णन करें। दोस्तों भूकंप से 2 प्रकार की हानि होती है, एक लाभदायक और एक हानिकारक। सॉरी हम हानि का बात कर दिए, ठीक है ना, इफेक्ट मतलब भूकंप से होने वाले इफेक्ट मतलब प्रभाव का वर्णन करना है। पहले हानिकारक प्रभाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जन धन का काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाएगा, किसी का मकान गिर जाएगा, कोई आदमी चलते चलते टकरा जाएगा जकरे में तिकरे से, ऐसा भी हो सकता है। एंड कोई चीज़ कहाँ है पता चला कि हम लोग यहाँ हैं, कुछ देर बाद रूम के बाहर चले जाएंगे, इतना कंपनी होता है, ठीक है। लेकिन जन धन की काफ़ी सारी हानि होती है एंड उसके साथ साथ भूकंप आता है तो और भी काफ़ी सारे आपदाएँ आती है। ये सब लाभदायक चीज़ ये है कि मान लीजिए कहीं पे मैदान है और समुद्री क्षेत्र में है, तो वो मैदान जो है नीचे धंस भी सकता है, तो वहाँ पे बंदर ये बन जाएगा, जो क्या बोलते हैं, एक होता है हवाई अड्डा और एक होता है जल जहाज़ अड्डा, ठीक है, तो वो वाला बन जाएगा। एंड कोई अगर जल जहाज़ अड्डा है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा कि ऊपर उड़ जाएगा ज़मीन, भूकंप क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकता है, तो ऊपर उड़ जाएगा, तो वहाँ पे मैदानी क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भूकंप से होने वाले, और भी बता दिए कि पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, ये है टोटल चीज़ कंप्लीट है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताता हूँ कि जो भी खनिज हैं थोड़ा सा उनका, जैसे कि लोहा का यश क्या है, हेमेटाइट है, एल्युमिनियम का यश क्या है, बॉक्साइट है, इन सभी का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। हेमेटाइट हो गया एंड एल्युमिनियम का बॉक्साइट वाला हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, Al2O3 2H2O इसका होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। मैलाकाइट क्या है, ठीक है ना, गैलेना क्या है, ये सब पूछ सकता है, आप इसे कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। एंड अब तो हो गया कंप्लीट दोस्तों, अभी मतलब इतना आप कर लो, बहुत ही आसानी होगी। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत लोग कंप्लेन आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मीडियम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लस में यहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंट है, कॉल्स जो भी आ रहा है सब लोग बोल रहे हैं सर कैसे पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, तब पास हो जाते, कितना नंबर चाहिए पासिंग नंबर, अरे क्या मैटर करता है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो पसीना आ रहा है सभी जगह पे,
सब कुछ करना है, आपको ही पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स अचीव कर रहे हैं तो इसमें भी कीजिए। इस विषय का आपसे दुश्मनी तो है नहीं, दुश्मनी सरकार को आपसे है कि टीचर बहाल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये दुश्मनी है। तो खैर उस सब बात छोड़िए, आपको एग्जाम में इसको कंप्लीट करना है। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी जस्ट हम लोग आने वाले हैं लाइव, तो आप सभी लोग आना, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। बहुत ही अच्छी बातें करेंगे एंड जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होकर आपसे बातें कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।